Hello everyone. Today we are going to discuss about the index number. And index number is basically a statistical measure. तो जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके थ्रू हम चेंज देख सकते हैं, रिलेटिव चेंज देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कितना रिलेटिव चेंज हो रहा है. इन दिस वी विल टॉक अबाउट द प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वी हैव द वैल्यू इंडेक्स ऑल्सो. बट वैल्यू इंडेक्स इज नॉट इन द कोर्स, सो दैट्स वाई आई विल नॉट डिस्कस द वैल्यू इंडेक्स. क्वांटिटी इंडेक्स भी हम बहुत शॉर्ट में करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या है, रेप्लिका टाइप है किसका, प्राइस इंडेक्स का. थोड़ा सा उसमें बस चेंज होता है. तो जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक लेते हैं बेस ईयर, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, करंट ईयर. तो बेस ईयर में जो इंडेक्स नंबर है सपोज 100 है, करंट ईयर में इंडेक्स नंबर हो गया 135 या 136 हो गया है. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बेस ईयर और करंट ईयर में कितना परसेंट चेंज आया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपको एक परसेंटेज में दे रखा होता है. तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो कि ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं प्राइजेस इंडेक्स, तो कितना चेंज हुआ है, 36% चेंज हुआ है. ये आप कंपैरिजन कर सकते हो बेस ईयर और करंट ईयर के साथ. तो ये हम इंडेक्स नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या सीखना है कि हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं. और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्राइस इंडेक्स है, एक क्वांटिटी इंडेक्स है और एक वैल्यू इंडेक्स है. बट हमारा मेजर फोकस रहेगा प्राइस इंडेक्स पे, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है. क्वांटिटी इंडेक्स के मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बताऊंगी, बट वैल्यू इंडेक्स का मैं फॉर्मूला भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो अब वी नो दैट वी हैव 3 कैटेगरीज, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इंडेक्स के जो मेथड्स हैं आप उन्हें क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो अनवेटेड एंड वेटेड. अनवेटेड का मतलब है कि उसके अंदर आपको क्वांटिटी गिवन नहीं होगी. वेट्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी क्या होगी, गिवन होगी. और अनवेटेड में सिर्फ आपको क्या गिवन होगा, प्राइस गिवन होगा, क्वांटिटी गिवन नहीं होगी. और वेटेड में प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन होंगे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और अनवेटेड में आप क्या करोगे, सिंपल प्राइस के बेसिस पे ही करोगे. अब अनवेटेड और वेटेड को भी आप फर्दर सेग्रीगेट कर सकते हो. अनवेटेड में क्या है, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड. और उसमें क्या करते हो कि आप सिंपली P1 is showing the price of the current year. P1 is price of the current year and P0 is the price of base year. मैंने सब कुछ इसीलिए लिखा हुआ है ताकि वीडियो शॉर्ट हो पाए, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में लिख लिख के ही करती तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती. दैट्स वाई आई हैव टू राइट एवरीथिंग. तो मैंने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा है ताकि फास्ट, मतलब शॉर्ट टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं. तो हम मेथड्स की बात कर रहे हैं. मेथड्स में क्या है, अनवेटेड एंड वेटेड. अनवेटेड को हम दो जगह मीन्स वी कैन कैटेगराइज इन 2 formulas. First one is the simple aggregate method, second one is simple average of price relative. तो aggregate method means as the name suggest कि आपको simply P1 का करंट ईयर के प्राइस को एग्रीगेट करना है, टोटल करना है मतलब, और बेस ईयर के प्राइस को एग्रीगेट करना है. बेस ईयर इज P0 एंड करंट ईयर इज P1, दोनों को टोटल करके डिवाइड करके इनटू 100. ये सिंपल एग्रीगेट मेथड है. बट जब हम प्राइस रिलेटिव की बात करते हैं या एवरेज रिलेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हर स्टेप पे एस्टिमेट करते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका टोटल करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ आइटम. तो जितनी आइटम है हम उतने से डिवाइड करेंगे एंड वी विल काउंट 1 2 3 जितने भी आपको प्रोडक्ट या आइटम दे रखे उसके बेसिस पे. देन वेटेड की अगर मैं बात करूं तो वेटेड में भी क्या है, एक एग्रीगेट मेथड है
और एक है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो एग्रीगेट मेथड भी हम अभी यहाँ पे नीचे करेंगे कि कौन कौन से मेथड है, बिकॉज इन दिस वी हैव लास्ट पेयर, पास्चर, तो वो अलग अलग मेथड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे बिकॉज वी हैव 5-6 मेथड, तो वो अभी हम नीचे कवर करेंगे। सो इन दिस केस जब हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्योंकि ये वेटेड है तो मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी या वेट गिवन होगा, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेट्स। हम क्या यूज़ करते हैं? वेट्स। हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? वेट्स यूज़ करेंगे जब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की। और रिलेटिव में हमें क्या करना है? P1/P0 × 100 हर स्टेप पे एस्टिमेट करना है, फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है और जो न्यू कॉलम आएगा फिर उसका टोटल करना है। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ज़्यादातर लोगों ने अपनी 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ रखा होगा, इसीलिए मैंने इंडेक्स नंबर की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, मेथड्स यूज़, ये बहुत ज़्यादा यूजेस या बेनिफिट्स इन उसमें नहीं जा रही। आई एम अज्यूमिंग कि ये चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूलेज पे आए हैं। और फॉर्मूलेज में नाउ वी आर डूइंग दी वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो यहाँ पे क्या है? वेटेड वर्ड यूज हो रहा है। दिस मीन्स वी हैव दी प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। वी हैव प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पास्चर मेथड है। क्या है हमारे पास? पास्चर मेथड है, लास्ट पेयर मेथड है, फिशर्स, वी हैव डॉर्बिश एंड बाउले, मार्शल, एजवर्थ, Kelly's price index. So we have 6 method in this case. So we will discuss the formula one by one. In this case when we talk about the last page, जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो एक बेसिक फॉर्मूला हमारा चलता है P1/P0। अब इसमें जब मैं लास्ट पेयर की बात कर रही हूँ तो लास्ट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो वो मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? वो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट पेयर का। वो मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? लास्ट पेयर का। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे रेड कलर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी है और फॉर्मूला है P1/P0। उसमें मतलब ये याद करने का तरीका है बेसिकली, ये नहीं कि हम इंडिविजुअली अलग अलग लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये याद करने का तरीका है कि P1/P0 और Q0 एंड Q0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगे। और Q0 को याद करने का तरीका है कि आप लास्ट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। वहीं जब हम पास्चर की बात करते हैं तो इसको हम लिंक करते हैं प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी। इसको हम किससे लिंक करते हैं? प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी। प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी, अब फॉर्मूला बेसिक वही है P1/P0, और हमने क्या किया है? प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, तो इसका फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं कि पास्चर क्या हो गया? करंट ईयर को शो कर रहा है, और करंट ईयर को शो करने के साथ करंट ईयर की क्वांटिटी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने फॉर्मूला जो लिखा है उसके अंदर मैंने Q1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसे आप पास्चर का फॉर्मूला याद कर सकते हो। फिशर्स के लिए सिंपल है कि आपको क्या करना है? लास्ट पेयर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई पास्चर की जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू है, दोनों को लेके अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप दोनों के आंसर्स लेके अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट अगर मैं फॉर्मूला मतलब पूरी जो एग्जैक्ट वैल्यू है लास्ट पेयर पास्चर की वो ना लेते हुए मैं उनकी वैल्यूज़ ले रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है सिग्मा P1/Q0, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q1। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि वैल्यूज़ एग्जैक्ट लास्ट पेयर पास्चर इंडेक्स नंबर की नहीं ली हैं, मैं क्या करूँगी? यहाँ पे
इसको नॉर्मली वैल्यूज़ लिख के अंडर रूट को सॉल्व करके देन फिर मैं 100 क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, देन आई विल मल्टीप्लाई दी 100। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब आप फिशर्स कर रहे हो तो फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स के केस में अगर आपने लास्ट पेयर और पास्ट चेयर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है तो आप अंडर रूट में लास्ट पेयर और पास्ट चेयर कर लो डायरेक्ट। और अगर ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाली हुई तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए फिर हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डॉर्बिश एंड बाउले में कुछ नहीं करना, जो आपने लास्ट पे और पास्ट में वैल्यूज़ निकाली हैं उनको आप एवरेज कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका डॉर्बिश और बाउले से प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। देन मार्शल एजवर्थ के केस में क्या होगा कि आपने दोनों के न्यूमरेटर लास्ट पे और पास्ट के न्यूमरेटर और लास्ट पे और पास्ट के डिनोमिनेटर ऐड कर दी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों के न्यूमरेटर ले लिए हैं और दोनों के डिनोमिनेटर ऐड करके मल्टीप्लाई इनटू 100। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आपको देगा इंडेक्स नंबर यूजिंग मार्शल एजवर्थ। देन कैली क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैली में हम बेसिक फॉर्मूला P1/P0 तो यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिंपली हम Q लिख रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज Q? Q इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द Q0 एंड Q1। तो यहाँ पे हम दोनों को कंसिडर करते हैं, Q0 को भी और Q1 को भी, बट उनका मल्टीप्लिकेशन एक साथ यहाँ पे कंसिडर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या लिखा है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम द अबव फॉर्मूलाज। जो अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन एक करेंगे और एक ही क्वेश्चन में हम सारे फॉर्मूलाज देख लेंगे कि वो हमें कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। ठीक है, बेस ईयर हमने लिया है उसमें 2019 और करंट ईयर लिया है हमने 2024। ठीक है, तो उन दोनों के आपको सिर्फ प्राइस गिवन है। तो जब हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक मेथड है अनवेटेड वाला, ये वाला जो मेथड है यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दे रखा होता है, प्राइस दे रखा होता है, क्वांटिटी नहीं दे रखी होती। तो हम पहले वो वाला मेथड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये मेथड करेंगे जहाँ पे आपको प्राइस भी गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन है। राइट, क्या क्या गिवन है आपको, प्राइस भी गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन है। हम वो वाले मेथड करेंगे। तो पहले हम अनवेटेड से स्टार्ट कर रहे हैं। अनवेटेड में आपको प्राइस गिवन है, तो आप द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो 2019 है उसके प्राइजेस को ऐड करना है। तो आप करोगे 120 प्लस 110 प्लस 80 प्लस 105, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 415। ऐसे ही आप टोटल करोगे 2024 की वैल्यूज़ को और उनका टोटल आ जाएगा आपका 505। तो आप लिखोगे प्राइस P1 इज शोइंग द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्राइस क्या हो जाएगा 505, बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा 415 इंटू 100 और आप क्या निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे 505 डिवाइडेड बाय 415 इंटू 100। तो आपका आंसर आएगा 121.68। तो ये हमने आंसर निकाला है यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो एज द नेम सजेस्ट आप सिंपली एग्रीगेट करोगे और आप अपना आंसर निकाल लोगे फॉर्मूला यूज़ करके। आपने मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, सिंपल टोटल किया है, तो वो नेम के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है मेथड भी। सेकेंड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, 2019 के प्राइस हैं इस क्वेश्चन में भी और 2024 के प्राइस हैं, प्राइस भी वही लिए हैं, बट मैं फॉर्मूला उसमें लगाऊंगी दूसरा मेथड। तो अगर आपको बोल रहे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको हर स्टेप पे क्या लगाना पड़ेगा, P1/P0। क्या लगाना पड़ेगा, P1/P0 इंटू 100 और फिर टोटल करोगे
तो हमारा क्या है, P1 क्या है हमारा 140, P0 है 120, तो हमने लगाया 140 अपॉन 120 इंटू 100 फॉर द प्रोडक्ट 1। देन प्रोडक्ट 2 में हमारा करंट ईयर का प्राइस क्या है 120, बेस ईयर का प्राइस क्या है 110 इंटू 100। तो हम हर स्टेप पे यही लगाएंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडिविजुअली हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, रिलेटिव वैल्यूज, और फिर उनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये मेरा क्या है, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव, और टोटल आने के बाद मुझे क्या करना है, उसको n से डिवाइड करना है। तो टोटल मेरा आया है 491.74, और नंबर ऑफ आइटम इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4। So how many item we have? 4. So 491.74 divided by 4. The answer is 122.93. The answer is 120. You can see कि जब मैंने फर्स्ट वाले में आंसर निकाला एग्रीगेट में, तो आंसर है 121, और जब मैं प्राइस रिलेटिव से निकाल रही हूँ सेम क्वेश्चन में, तो आ रहा है 122। तो बहुत ज़्यादा वाइड वेरिएशन नहीं आ रहा, बट हमने फॉर्मूला मेथड कम्प्लीटली डिफरेंट लगाया है, तब हमारा आंसर आ रहा है 122.93, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, जहाँ पे भी आपको फॉर्मूलाज देखना हो, कुछ भी कैलकुलेशन देखनी हो, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम पे ज़्यादा बता पाऊँ, तो उससे आपको लगेगा कि हो सकता है फास्ट कैलकुलेशन हो रही हो। तो एट दैट टाइम इफ़ यू फील, यू कैन पॉज द वीडियो एंड उसको चेक करके कैलकुलेशन को समझ के फिर आप आगे देखो। तो यहाँ पे हमने कर लिया अनवेटेड वाला, सिंपल एग्रीगेटिव वी हैव डन, एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। नाउ वी आर मूविंग टू दी वेटेड। वेटेड के केस में मुझे क्या करना है, एग्रीगेट मेथड, लास्ट पे पास्ट जो हमने अलग अलग टाइप के मेथड पढ़े थे, और एवरेज रिलेटिव मेथड देखना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो ये फॉर्मूलाज भी मैं सारे बता चुकी हूँ, जो मैं अब दोबारा नहीं बता रही, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उनमें ये वेरिएशन है कि वहाँ पे आपको क्वांटिटी गिवन नहीं थी, आपको सिर्फ करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस ही गिवन था। यहाँ पे आपको करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की, ये करंट ईयर की क्वांटिटी हो गई Q1, ये बेस ईयर की क्वांटिटी हो गई Q0, ये P1 हो गया करंट ईयर का प्राइस, एंड P0 हो गया बेस ईयर का प्राइस। तो ये आपको दे रखे हैं, और इन पे बेस्ड आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी लास्ट पेयर। लास्ट पेयर का हम कर चुके हैं कि बेसिक फॉर्मूला तो हमारा P1 अपॉन P0 है, और लास्ट ईयर की क्वांटिटी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो लास्ट पेयर का फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे चाहिए सिग्मा मीन्स टोटल ऑफ P1 इंटू Q0। तो मैं एक कॉलम बना लूँगी जो मुझे दिखा रहा है P1 एंड Q0। तो ये है मेरा कॉलम जो मुझे दिखा रहा है P1 एंड Q0। तो मैंने जो मेरे को करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है फर्स्ट कॉलम, और जो फोर्थ कॉलम है उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूँगी, P1 Q0 निकालूंगी। तो P1 इज 10, Q0 इज 550, P1 इज 6, Q0 इज 6, सो 6 इंटू 6 36। तो हम इंडिविजुअली ऐसी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए, P0 इंटू Q0। तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो बेस ईयर की जो फर्स्ट वैल्यू है विच इज़ 9, एंड जो बेस ईयर की क्वांटिटी की फर्स्ट वैल्यू इज़ 5, तो 9 इंटू 5, P0 इंटू Q0। तो मैं एक कॉलम बना लूँगी, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास।
ठीक है, अब मैं इनका टोटल करूँगी क्योंकि मुझे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो जब मैंने इनका टोटल करा तो मेरा फर्स्ट की जो P1 Q0 की जो वैल्यू आई है वो आई है 249 और P0 Q0 की वैल्यू आई है 156 इंटू 100। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकाल सकती हूँ 249 डिवाइडेड बाय 156 इंटू 100। तो मेरा आ जाएगा 159.61 लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर, राइट। अब मुझे अगर पास्ट चेक करना है तो मुझे क्या है, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मैं क्या करूँगी, P1 और Q1 ये जो मेरा फिफ्थ कॉलम है इसको बनाऊंगी। और P1 और Q1 10 इंटू 15, 6 इंटू 8, 5 इंटू 13, 8 इंटू 9, 10 इंटू 15, ये मैं मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाऊंगी। और ऐसे मुझे चाहिए P0 Q1 पास्चे के लिए। तो P0 प्राइस ऑफ द बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर, इनको मल्टीप्लाई करके मैं एक और कॉलम बनाऊंगी और उसका टोटल करूंगी। तो जब मैंने उसका टोटल किया तो मेरे पास आया, मुझे चाहिए P1 Q1, तो विच इज 485, P0 Q0, दिस इज P0 Q1 395 इंटू 100। तो मेरा क्या है, 485 डिवाइडेड बाय 395 इंटू 100। तो मेरा आंसर आ जाएगा 122.78, राइट। अब हम लास्ट पे और पास्चे एस्टिमेट करने के बाद जब आगे चलते हैं तो वी विल फाइंड दैट फिशर्स है। फिशर्स को एस्टिमेट करने के लिए एक ऑप्शन है कि मैं 159.61 इंटू करके 122.78 को इंटू करके वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिशर्स आ जाएगा। दूसरा मेरे पास मेथड है कि मैं ये कर सकती हूँ कि इंडिविजुअल जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए थे ना लास्ट पे और पास्टे के, इसका आया था 249 डिवाइडेड बाय 156, इसका आया था 485 डिवाइडेड बाय 395, और फिर बाद में मैं 100 मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों से ही मैं क्या कर सकती हूँ, आंसर एस्टिमेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों ही केस में फर्स्ट वाले में आंसर मेरा आएगा 15961 इंटू 22.78 0.61 इंटू 1.22। तो आंसर इज 139.98। अब मैंने जो दूसरा फॉर्मूला लगाया है ये वाला, इससे भी देख लेते हैं डायरेक्टली 1। तो वही है कि आप एक बार 100 अलग से ले रहे हो और एक बार नहीं ले रहे तो वो आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अंडर रूट में दोबारा 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो एट दैट टाइम यू विल फील कि वहाँ पे मेरा आंसर कुछ ज़्यादा ही अलग आ रहा है। तो दोनों में आंसर सेम रहेंगे। जब मैंने ये वाला किया, यहाँ पे मैंने 100 मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी दोनों फॉर्मूले में मैं 100 कंसिडर कर चुकी हूँ। बट जब मैंने ये वाला केस किया है, ये इसमें मैंने 100 कंसिडर नहीं किया था, इसलिए अंडर रूट करने के बाद मैंने उस वैल्यू में 100 मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरा दोनों में सेम आएगा। ठीक है, फिर डॉर्बिश और बाउले में सिंपली आपको दोनों वैल्यूज़ लेनी है और उनका एवरेज निकाल देना है। तो फर्स्ट वैल्यू आ रही है सपोज आपकी 159.61, दूसरी आ रही है ये, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब जब हम बात कर रहे हैं मार्शल एजवर्थ की, तो उसने दोनों के न्यूमरेटर वाली जो वैल्यूज़ थी उनको ले लिया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ थी उसको ले लिया और फिर उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इसका आंसर 133.21।
ठीक है, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हो चेक। कैली वाले में क्या है मैंने करके नहीं दिखाया, बट कैली के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, Q विच इज़ इक्वल टू Q0 एंड Q1। ठीक है, और फिर P1 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर P2 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ कि आपको P1 दे रखा है, सपोज P0 दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q0 दे रखा है, तो आपको एक Q कॉलम बनाना पड़ेगा जो Q1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके शो करेगा। अब मेरे को फॉर्मूला बताएगा कि मुझे कौन सा कॉलम बनाना है। तो फॉर्मूला कह रहा था Q सर्च करो, तो मैंने Q निकाल दिया, एक ये कॉलम बना दिया। फिर फॉर्मूला कह रहा है एक P1 और Q का कॉलम बनाओ। फिर फॉर्मूला कह रहा है कि P0 और Q का कॉलम बनाओ। तो इनका जो टोटल आएगा यहाँ पे, और ये जो टोटल आएगा, इसका यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपना इंडेक्स नंबर एस्टिमेट कर सकती हूँ, राइट। अब वेटेड एवरेज के हम नेक्स्ट मेथड पे मूव कर रहे हैं, जो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ हो जाएगा प्राइस रिलेटिव, दिस मीन्स वहाँ पे एक काम आपको ज़रूर करना है, विच इज़ P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये आपको हर स्टेप पे इंडिविजुअली करना है जहाँ पे भी प्राइस रिलेटिव वर्ड यूज़ हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, P1, अब मैंने क्वेश्चन लिया छोटा सा इस मेथड को समझाने के लिए कि आपको प्राइस दे रखा है, P0 इज शोइंग द बेस ईयर। ठीक है, P0 इज शोइंग द बेस ईयर, तो ये आपका बेस ईयर है। P1 इज शोइंग द करेंट ईयर, और आपको वेट गिवन होगा। ठीक है, तो वेट गिवन है, बट मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, फॉर्मूला तो मुझे ना P1 बोल रहा है ना P0 बोल रहा है। फॉर्मूला तो कह रहा है कि P इंटू वेट डिवाइडेड बाय वेट, ये है। तो P का मतलब है कि ये क्या है, निकाला हमने, ये P निकाला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज P। ये जो कॉलम है आपका, ये शो कर रहा है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम हर स्टेप पे निकालेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडिविजुअली हर स्टेप पे आप P एस्टिमेट करोगे। जैसे ही आपके पास P आ जाएगा, फिर आपके पास ये दो कॉलम है, वेट भी है और प्राइस भी है, उनको मल्टीप्लाई करके आप लास्ट कॉलम बनाओगे। तो ये 4800 क्या है, 8 इंटू 600, 14 इंटू 350, 23 इंटू 266.7, 35 इंटू 225। इसको करने के बाद आप क्या करोगे, ये कॉलम बन गया आपका। फिर आप इंडिविजुअली जो भी आपने वैल्यू एस्टिमेट करी है P इंटू W में, ठीक है, आप क्या करोगे, उन्हें ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 237,091। तो ये वैल्यू है मेरी सिग्मा PW। तो सिग्मा PW मैंने लिख लिया ये। अब वेट क्या है मेरा, सिग्मा वेट इज 80, सिग्मा वेट इज 80। सो मेरा आ जाएगा ये इंडेक्स नंबर यूजिंग दी विच मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव जहाँ पे भी आ जाए, मतलब मुझे इंडिविजुअली हर स्टेप पे P1 अपॉन P0 एस्टिमेट करके ही आगे चलना है। तो P इज शोइंग P1 अपॉन P0 इंटू 100। आप एक कॉलम बनाओगे, ठीक है, P इंटू W उसका टोटल करोगे और उसको वेट से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए। अब ये जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ये सारे शो कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स, राइट। अब प्राइस इंडेक्स के बाद आती है क्वांटिटी इंडेक्स की बारी।
क्वांटिटी इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स में बस ये फ़र्क है, जहाँ पे हमने P1 जहाँ पे भी प्राइस था वहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी, और जहाँ पे क्वांटिटी थी वहाँ पे प्राइस हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर में। फॉर्मूले भी एज इट इज सेम है, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि एक अनवेटेड होता है, एक वेटेड है। अगर आप इसे कैटेगराइज करना चाहते हो तो अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेट मेथड था, तो वहाँ पे जब हमने किया था प्राइस इंडेक्स में तो हम लिखते हैं P1/P0, ठीक है। जब हम प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट की बात मैं करती हूँ तो वहाँ पे मैं लिखती हूँ P1/P0 इंटू 100। तो वहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला था ये प्राइस का। अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखूँ तो दोनों में जहाँ पे प्राइस था वहाँ पे क्या हो गई है, क्वांटिटी हो गई है। P1 था तो यहाँ पे क्या हो गया, Q1। या P0 था तो यहाँ पे क्या हो गया, Q0। तो इस तरीके से हमारा क्या है, चेंज हो जाता है फॉर्मूले में। वहां पे जो सिंपल एग्रीगेटिव था, ठीक है, जब मैं प्राइस इंडेक्स की बात करी थी सिंपल एग्रीगेटेड में, तो वहां पे मेरा फॉर्मूला था P1/P0। इंडिविजुअली आप क्या करोगे, हर स्टेप पे एस्टिमेट करोगे इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय n। जब मैं इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे P1/P0 की जगह हो गया Q1 Q0, Q1 Q0। तो क्वांटिटी की जगह प्राइस और प्राइस की जगह क्वांटिटी। तो जब सिर्फ एक ही क्वांटिटी ही है तो आपने इजीली देख लिया, बट जहाँ पे वेट की बात हो रही है, जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही गिवन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस की जगह आप क्या लिखोगे, अगर P1 है तो वो Q1 में कन्वर्ट हो जाएगा, P0 था तो वो Q0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Q1 जहाँ था वो P1 बन जाएगा, Q0 जहाँ था वो क्या बन जाएगा, P0 बन जाएगा। तो ये वेटेड वाले सारे फॉर्मूलों में कन्वर्शन होगा। वहाँ पे हमने पढ़ा था लास्पेयर, पास्चे, फिशर्स, डॉर्बिश एंड बाउले, मार्शल, एजवर्थ, कैली। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, मैं सारे फॉर्मूले बस आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पे हमने लास्पेयर के मेथड में लास्ट ईयर की क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी थी। यहाँ पे लास्ट ईयर का प्राइस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे हमने पास्चे की फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या करा था, Q1 और Q1 मल्टीप्लाई कर दिया था। बट ये क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स है इसीलिए यहाँ पे हमने P1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। फिशर्स में वही है, वहाँ पे भी यही फॉर्मूला था L इंटू P, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। डॉर्बिश में एवरेज लिया था, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी एवरेज लेंगे। मार्शल, एजवर्थ में हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया था, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया था। तो वही जो क्वांटिटी इंडेक्स वाले न्यूमरेटर हैं उनको ऐड कर दो, और क्वांटिटी इंडेक्स वाले जो डिनोमिनेटर है लास्ट पे एंड पास्चे के, उनको डिनोमिनेटर में ले लो। कैली के अंदर हमने कहा था, वहाँ पे फॉर्मूला था P1/P0 और हमने Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था जब हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे। बट क्योंकि ये केस जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स का है, इसीलिए Q1 और Q0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गए, और वहाँ पे हम जो ये Q लिखते थे वो Q0 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन लेते थे। यहाँ पे हम P न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और P जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है P1 इंटू Q0, P1 इंटू Q0। अब मैं क्वांटिटी इंडेक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही, बट आपको मैंने फॉर्मूले से आइडिया दे दिया है और बता दिया है कि प्राइस इंडेक्स कैसे एस्टिमेट करेंगे। वैसे ही आपको बस फॉर्मूला चेंज करके क्वांटिटी इंडेक्स पे अप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, राइट। तो वहाँ पे हमने एक पढ़ा था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे है वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। तो वो सेम फॉर्मूला था जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया था, हमने किया था
P1/P0 एस्टिमेट करना है हर जगह आपको इंडिविजुअली, फिर वेट से मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी में आपको हर जगह P1/Q0 एस्टिमेट करना है हर स्टेप पे, फिर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेम चीज़ है, बस जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे क्वांटिटी लेके फॉर्मूलों को सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन लेके इसको कर सकती थी बट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे आप बुक में क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो वो अपने आप समझ आएंगे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक प्राइस इंडेक्स हमने करा डिटेल में। दूसरा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ एडुकेसी, मतलब जो फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हो वो कितने अच्छे हैं नहीं हैं। तो वो जितने ज़्यादा टेस्ट क्लियर करते हैं वो उतने बेटर, उतने कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट यूनिट, तो जैसे ही इसमें यूनिट लिखा है तो इसका फोकस किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिट पे। तो ये बताता है कि जो फॉर्मूला है आपका वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए यूनिट से। अगर यूनिट में कोई चेंज हो रहा है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल, जो भी जिसका भी आप प्राइस का या क्वांटिटी का जिसका भी एस्टिमेशन कर रहे हो, अगर उसकी यूनिट में कोई चेंज होने पे फाइनल इंडेक्स नंबर की वैल्यू में कोई चेंज हो जाता है तो वो उस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, यूनिट टेस्ट को वो सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है पर्टिकुलरली ये सारे सेटिस्फाई करते हैं, जितने भी आपके टेस्ट हैं जो भी हमने पढ़े हैं, लास्पेयर, पास्चे, ये जो हमने पढ़े थे, फिशर्स। बट एक टेस्ट जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है वो सेटिस्फाई नहीं करता इसको। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें सिंपल सिर्फ आप टोटल प्राइस लेते हो, ठीक है, और टोटल क्या लेते हो? प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर लेके इनटू 100 करके जो आप निकाल रहे हो। तो अगर प्राइस की यूनिट में कोई चेंज होता है कि मान लो पहले जो था वो डॉलर में था फिर यूरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या पहले इंडियन करेंसी में था फिर यूएस करेंसी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या इंडेक्स नंबर की वैल्यू में चेंज हो रहा है? अगर चेंज हो रहा है दिस मीन्स इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द टेस्ट, यूनिट टेस्ट। बाकी आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, जो हम प्राइस और क्वांटिटी को यूज़ करके हम मेथड यूज़ करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। इस टेस्ट को मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बुक्स में बहुत कम दे रखा है, बस बता दिया है कि कौन सा सेटिस्फाई करता है नहीं करता, बस यूनिट से इंडिपेंडेंट है। उसको समझाया नहीं गया कि इंडिपेंडेंट होने का क्या हम मतलब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका। तो उसका मतलब यही है कि इफ़ वी चेंज द यूनिट्स ऑफ द प्राइस फॉर एग्जांपल, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है, जो आपने इंडेक्स नंबर रिसीव हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर चेंज हो जाता है प्राइस इंडेक्स में सपोज, तो दिस मीन्स कि वो उसको क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन दी प्राइस चेंजेस फ्रॉम रुपीज़ टू डॉलर, कुछ चेंज हो जाता है और वो चेंज नहीं हो रहा इंडेक्स नंबर, तो मतलब इसने पास कर लिया, क्लियर कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया इस टेस्ट ने उसको, यूनिट टेस्ट को। ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड टेस्ट, यूनिट रिवर्सल टेस्ट, सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट वी रिवर्स द टाइम। तो जो आपने बेस ईयर लिया था उसको आप क्या मान लो? करंट ईयर। और जो करंट ईयर लिया था उसको मान लो बेस ईयर। और फिर इंडेक्स नंबर सॉल्व करके देखो तो क्या वो वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं। और इसमें हम 100 के जो फैक्टर है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो लास्पेयर और पास्चे की अगर हम बात करें तो ये इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, इस टेस्ट को क्लियर नहीं करता। बट फिशर्स, मार्शल, कैली, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, हमने यहाँ पे इस वीडियो में सिंपल ज्योमेट्रिक मीन पे जो बेस्ड हैं प्राइस इंडेक्स वो नहीं करें क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, बट मैंने नहीं करे
क्योंकि वो कोर्स में नहीं है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास के, इसलिए वो मैंने इग्नोर करा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हो गया। लास्ट पेन विशेष को क्लियर नहीं करते, हम इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉर्मूले में लिख के ट्राई करेंगे अभी, जब मैं ये सारे कवर अप कर लूँगी तो नाउ वी आर मूविंग टू दी थर्ड, फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर का मतलब है कि अब प्राइस को तो क्वांटिटी लो, और जहाँ पे क्वांटिटी है वहाँ पे प्राइस लो, और फिर उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका मतलब जो फॉर्मूलाज आप ले रहे हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो वी मतलब वैल्यू बच रही है, या इस फॉर्मेट में वी कैन से बच रही है फाइनल आंसर, सो दिस मीन्स कि वो इस टेस्ट को क्लियर कर रहा है। और अगर नहीं बच रही है, दिस मीन्स वो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर रहा। और ये वाला टेस्ट जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सिर्फ फिशर्स क्लियर करता है, सेटिस्फाई करता है, बाकी सारे नहीं करते। कि प्राइस को क्वांटिटी एज्यूम किया, क्वांटिटी को प्राइस एज्यूम किया, ठीक है। एक बार तो मैंने नॉर्मल जो है वो कर लिया, दूसरा जो मैंने क्वांटिटी वाला लिया, यहाँ पे मैंने प्राइस को क्वांटिटी और क्वांटिटी को क्या ले लिया, प्राइस ले लिया, और फिर दोनों फॉर्मूलेस को मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या मेरे पास फाइनल आंसर ये सिग्मा P1Q0 वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं। ये भी हम करके देखेंगे। सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट का मतलब है कि अगर आप सर्कुलर मूवमेंट, मतलब आप बेस ईयर, करंट ईयर, और उसके बाद करंट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, उसको, और जो करंट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर है और जो बेस ईयर है, उन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो टेस्ट है ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल एग्रीगेट मेथड, कैली एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये सेटिस्फाई करते हैं। अब हम फॉर्मूले के थ्रू इन टेस्ट को एक बार चेक करते हैं। अब जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट मैंने बोला कि लास्ट पे और पास्ट से नहीं करते, तो टाइम आप चेंज कर दोगे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो फॉर्मूला है P1Q0 P0Q0। अब यहाँ पे मैंने टाइम को क्या करा, ये तो नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाती हूँ, ये क्या हो गया, नॉर्मल वाला। अब यहाँ पे मैंने टाइम क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। मैंने क्या करा, टाइम को रिवर्स कर दिया। अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूले में देखो, यहाँ 1 है, मैंने यहाँ पे लगाया 0, यहाँ 0 है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 1। डिनोमिनेटर में दोनों 0 हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 यूज़ कर दिया, राइट। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलोज को मैं मल्टीप्लाई करूंगी और देखूंगी क्या ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर ये इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो ठीक है, वो सेटिस्फाई कर लेगा, और अगर नहीं आ रहा तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब मैंने इन दोनों को लगाया, रखा, पुट किया, देन आई फाउंड we are not in a position to cancel out any of the value. This is P1Q0, तो P1Q0 नहीं है हमारे पास, P0Q0 हमारे पास नहीं है कि हम कैंसिल आउट कर दें। तो ये जो फॉर्मूला है इज नॉट इज इक्वल टू 1, is not is equal to 1, so which shows Laspер method doesn't satisfy the time reversal test. Similarly, जब मैं पाश्चे की बात करती हूँ, at that time we found we apply in the same way, we change the time. The original formula says P1Q1 P0Q0, but we changed it and we have written P0. You can see in numerator we have P1Q1, and when we reverse the time, मैंने टाइम को क्या करा है, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। At that time we found that it is showing the P0Q0. In numerator we have P0, in numerator we have P0 and Q0 when I have reversed the time, right? Similarly when I have P0Q1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 0, यहाँ पे था 0 1, here we have 0 1 and here I have written 1 0.
and then I multiplied these two and find do we get is equal to 1? No. So similar thing happen in case of the Paschen method, वो भी is equal to 1 नहीं है, तो ये दोनों टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करते. बट वहीं अगर मैं बात करूँ फिशर्स की, तो फिशर्स का फॉर्मूला होता है कि लास्पेयर के फॉर्मूले और पास्चर के फॉर्मूले को अंडर रूट में ले लो. तो एक में मैंने रखा नॉर्मल जो फॉर्मूला है और वी कैन से दी एक्चुअल फॉर्मूला. ठीक है, बट जब मैं एक्चुअल फॉर्मूला नहीं ले रही, यहाँ पे मैंने क्या करा, टाइम को रिवर्स कर दिया. तो जैसे ही मैं टाइम को क्या करूँगी, रिवर्स करूँगी, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करूँगी, तो ये न्यू फॉर्मूला मेरा बन जाएगा. अब न्यू फॉर्मूले को जब मैं रखती हूँ अंडर रूट में और मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ, तो आई कैन सी दिस इज P0 Q0, दिस इज P0 Q0, दिस इज P1 Q0. तो P1 Q0 कैंसल आउट हो गया. देन P0 Q1, P0 Q1. In this case, I think I have missed something. So in this case, we can deduct, we can cancel out this one and this one. So at the end, we will find that these value are, we can cancel out these value, right? So we will get is equal to 1. So this is till time reversal test, right? Now we are moving to the factor reversal test. In case of factor reversal test, we change the factor, means प्राइस जो है वो क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा और जहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखी है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्राइस. ठीक है, तो जैसा हमने फॉर्मूला वहाँ पे लिखा था, हमने लास्ट में टाइम रिवर्सल में क्या करा था, टाइम चेंज किया था. यहाँ पे हम फैक्टर ही चेंज कर देंगे, प्राइस क्वांटिटी बन जाएगा और क्वांटिटी प्राइस बन जाएगा. एंड इन दिस केस आप उसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये तो प्राइस वाला एज इट इज़ जो आप एक्चुअल लेते हो, ये है जहाँ पे आपने फैक्टर चेंज करे. उसको करने के बाद जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बचनी चाहिए. अगर ये बचेगी तो वो सेटिस्फाई कर रहा है टेस्ट को, अगर नहीं बचेगी तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ये टेस्ट जो है सिर्फ फिशर्स ही करता है और कोई क्लियर नहीं करता, राइट. सो इन दिस केस हमने क्या करा, क्वांटिटी को, एक मिनट, इसमें एक सो इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशर्स, तो फिशर्स का नॉर्मल फॉर्मूला ये मैंने लास्ट पेयर का लिखा, ये मैंने पास्चर का लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे P1 अपॉन P0 Q0 Q0, P1 अपॉन P0 Q1 Q1 मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा और वी कैन से कि ये क्या हो गया, मेरा एक्चुअल फॉर्मूला हो गया. अब मैंने क्या कर दिया, दूसरे फॉर्मूले में फैक्टर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. जब मैं फैक्टर को क्या करूँगी, चेंज करूँगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्राइस था वो क्वांटिटी बन जाएगा, जो क्वांटिटी था वो प्राइस बन जाएगा. यू कैन सी जहाँ पे 1 है तो वहाँ मैंने 1 ही लिखा है क्वांटिटी वाले फॉर्मूले में, बट जहाँ पे प्राइस था वहाँ मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी कर दिया, और जहाँ जहाँ क्वांटिटी था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्राइस. और फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी कि मेरे पास क्या बच रहा है. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, सो इन दैट केस आई विल फाउंड अ चेंज कि मेरे पास फाइनली क्या बच रहा है. तो जब मैं देखूंगी, यहाँ पे मैंने क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला बोलता है कि आप क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट पेयर में बेस ईयर की, और पास्टे बोलता है कि आप प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो गया आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो ये वाला है, और ये हो गया जहाँ पे मैंने क्या करा है, फैक्टर को चेंज कर दिया. तो जब मैंने इसे चेंज किया तो आई विल फाउंड कि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ बच जाएगा. तो जब मैं कैंसिल आउट करने की सोचूंगी
तो मैं देखूंगी कि एज इट इज सेम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी मेरे पास बच जाएंगी। तो जब मैंने कैंसिल आउट करा तो आई विल फाउंड कि मेरे पास P1 और Q1 ये दोनों तो बच रही हैं, ठीक है, मतलब ये वैल्यू न्यूमरेटर में बच रही है और P0 Q0 ये डिनोमिनेटर में बच रही है और ये वैल्यू दो दो बार है, इसलिए इसका अंडर रूट भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो है P1 Q1 न्यूमरेटर में आएगा और P0 Q0 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और आप इसे कैंसिल आउट करना चाहते हो तो आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। दिस इज P1 Q0 P1 Q0 P1 Q0, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, P0 Q1 P0, तो एक ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब P1 और P1 यहाँ पे भी है और P1 और P1 यहाँ पे भी है, दो वैल्यूज हैं और अंडर रूट भी है, इसलिए एट दी एंड जब मेरे पास फाइनल वैल्यू बचेगी तो वो सिंगल सिंगल मैं लिखूंगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज क्या है, अंडर रूट में दो वैल्यू है, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, दिस इज दी सेकेंड वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास अंडर रूट में जब हो जाएंगी, मतलब अंडर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू ही मैं बाहर लूंगी, तो मेरे पास आ गया सिग्मा P1 Q0 एंड सिग्मा P0 Q1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है टेस्ट को, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट जो है वो सिंपल एक ही टेस्ट है जो सेटिस्फाई करता है सिंपल एग्रीगेट मेथड और कैली जो हमने डिस्कस किया उनमें से। तो सर्कुलर के लिए सिंपल एग्रीगेट जब मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ तो P1 अपॉन P0, P2 अपॉन P1 एंड P0 P2। तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 वाला 2 से कैंसिल हो गया, ये 1 वाला 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बच रहा है 1। तो एग्रीगेट ने तो क्लियर कर दिया सर्कुलर टेस्ट। फिर मैं बात कर रही हूँ कैली की। कैली भी वो कहता है कि सर्कुलर में इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब कैली में क्या है कि एक ही क्वांटिटी है, बाकी इसलिए नहीं सेटिस्फाई कर पाते क्योंकि किसी में Q1 आ रहा है, किसी में Q0 आ रहा है, किसी में P1 आ रहा है, किसी में P0 आ रहा है, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैंसिल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कैली में क्योंकि हमारे पास एक ही क्वांटिटी है तो वो कैंसिल आउट करना ईजी है। जैसे ये P2 एंड Q, तो ये इससे कैंसिल हो गया, P2 और Q1। 0 वाला जो है वो 0 वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 वाला जो है वो 1 वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये कैली भी सेटिस्फाई कर लेता है सर्कुलर टेस्ट। नाउ एग्ज़ाम में टेस्टिंग के हिसाब से कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में टेस्टिंग के हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि प्लीज़ explain whether the last pay test pasture fishes satisfy this particular test or not। तो वो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लगाया है, कैंसिल आउट करके बताया है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा whether they satisfy this particular test or not, स्पेशली लास्ट पेयर पास्चर फिशेस। बाकी किसी का नहीं पूछेगा, बट इन तीनों के पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और टाइम और फैक्टर उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें ये हेल्प करता है कि हम ये देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या चेंज आया है। कि सपोज पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था वो कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 130 हो गया या 150 हो गया, 160 हो गया, तो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या रियल वेजेस में चेंज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पहले 100 की मिल रही थी अब 130 में मिल रही है, मतलब सेम लाइफस्टाइल आप मेंटेन करना चाह रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो उस परचेजिंग पावर में कितना चेंज आना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि अभी करेंटली कोई वर्कर है, वो जो उसकी इनकम है इतनी है, तो न्यू
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। ठीक है, तो नाउ इन दिस मेथड वी हैव अगेन टू मेथड। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वी टॉक अबाउट दिस, इन दिस वी हैव टू मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा प्राइस रिलेटिव, in that case what we have to do, we have to use P1 upon P0, we have to use the P1 upon P0 in that case, right? तो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव वाला जो है ये है एग्जैक्टली सेम किसकी तरह, लास्ट पे जो हमने मेथड पढ़ा था उसी की तरह है। आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखा होगा और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एस्टिमेट करना है। तो ये बिल्कुल सेम है, आपको ये प्राइस दे रखा होगा, P1 दे रखा होगा बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, बेस ईयर की चाहिए। क्वांटिटी किसकी चाहिए, बेस ईयर, करंट ईयर एंड P0 इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो जो जो हमें चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए एज पर फॉर्मूला, P0 Q0, P0 Q0। मैं ये 2 न्यू कॉलम्स बनाऊंगी, फिर इनका क्या करूंगी, टोटल करूंगी। ठीक है, इसका टोटल कर लूंगी और इसका भी टोटल कर लूंगी और फिर फॉर्मूले में लगा दूंगी कि सिग्मा P1 अपॉन Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, इसमें मैं इसको पुट कर दूंगी। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रही डिटेल क्योंकि लास्ट पे हम कर चुके हैं और उसी पे ही बेस पूरा मेथड है, तो वो इजीली हो जाएगा। बट आई नीड टू एस्टिमेट, आई नीड टू डिस्कस दी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें भी हम जो पहले मेथड करके आए हैं वही फैमिली बजट मेथड है। यहाँ पे आपको वेट्स गिवन होगा और P1 और P0 गिवन होगा। तो P1 और P0 का हेल्प करके हम क्या निकालेंगे, P एस्टिमेट कर लेंगे और वेट के थ्रू उसको एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पास्ट ईयर बेस्ड क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच वेजेस बी इंक्रीज टू कंपनसेट द रिस्क इन इंडेक्स इफ द वर्कर्स वर गेटिंग 5000 पर मंथ इन द बेस ईयर। तो बेस ईयर में जो वर्कर थे उसे 5000 मिल रहा था। अब न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस आंसर को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि करंट ईयर अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, तो वो मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। वेट्स गिवन है तो मैं एवरेज रिलेटिव मेथड यूज करूंगी। ठीक है, तो उसको करने के लिए P1 इज शोइंग द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, P0 इज शोइंग द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। वेट गिवन है तो मैं इंडिविजुअली हर स्टेप पे निकालूंगी। P1 अपॉन P0, P1 is 100 divided by 60 into 100, P1 is 120, so similarly we will estimate the P1 upon P0 into 100 at every step, and now we have the weights and we have the price, so we will multiply price and weight and we will get the new column और उसका टोटल करूँगी और उसका टोटल मेरा आ रहा है 2875.53 and if we talk about the weight, तो weight the total of this is 20, total of weight is 20, so we will divide it by weight, so we will get the new cost of living index or consumer price index is 143. अब बेस ईयर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, ठीक है, वेजेस, ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, ठीक है, तो वो क्या था, 100 था और अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, वो 143 है। तो इफ़, ठीक है, अगर किसी को वेजेस मिल रही हैं बेस ईयर में 100 रुपीज़ मिल रही थी, ठीक है, अब कितनी मिलनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। अब मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसको 5000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उसकी करंट वेजेस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए,
तो वेजेस की अगर मैं बात करूं, बेस ईयर में आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि 100 रुपीज़ था। करेंट ईयर में क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो गया है तो 143.77 होना चाहिए। बट इफ़ अ पर्सन इज गेटिंग 5,000 इन दैट केस, तो उसको कितना मिलना चाहिए? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स divided by 100. So in this case, when we solve it, in this case the answer is 7,188.5. तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ रहा है कि अगर इफ the person is getting 5,000, so in that case he should receive at least 7,188 as per the current year value. ठीक है, अब उसका हमें पूछा है कि कितना हाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग तो उसे 5,000 रिसीव हो रहा है। सो 5,000 रिसीव हो रहा है, कितना मिलना चाहिए? तो बैलेंस अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड इन हिज सैलरी और वेजेस वी कैन से। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इन दिस दे हैव ask you, in this question they have asked you what is the consumer price index. But if we talk about the other type of a question, in the other type of a question they may give you that suppose the consumer price index is 143.77 and suppose the one of the value is not given to you. In that case you have to assume that it is x, and using the equation we have to solve it. Using the equation we have to solve it and we have to get the missing value x. ठीक है, अब कुछ केस में हो सकता है कि दो वैल्यूज मिसिंग हैं, so if two values are missing, in that case they will give you the total of weight also, and two values will be missing. Suppose this value is also missing and we assume it is equal to y. So now you will have one equation from the total of weight, one equation from the total of weight. The second equation you will get by putting in the formula for the consumer price index, and you will solve from first and second, and then you will get the value of x and y. So this is the second category of question which you can have in the consumer price index. Now we are moving to the last question. So in this case we will discuss that suppose they are asking you what will be the, may ask you to estimate the purchasing power. So to estimate the purchasing power we are discussing one question. So if the consumer price index, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी जो चल रहा है सपोज वो 300 है, और बेस ईयर इसमें क्या था 2002 था। बेस ईयर के कंपैरिजन में अभी जो चल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 300 है, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, तो अब आपसे फर्स्ट चीज़ पूछ रहा है कि एस्टिमेट करो परचेजिंग पावर क्या होगी उसकी 2018 में, अगर किसके कंपैरिजन में 2002 के कंपैरिजन में 2018 में परचेजिंग पावर अब कितनी रह गई है इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड टू 300। तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इंडेक्स नंबर इन बेस ईयर डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसमें ये 100 नहीं आएगा, सो इन दिस केस डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर। तो ये शो कर रहा है दैट वी आर एबल टू परचेज ओनली 0.33%। तो परचेजिंग पावर अब जो हो गई है 2018 में वो कितनी हो गई है 0.333 की। सपोज मैं एक प्रोडक्ट का नाम ले रही हूँ कि सपोज आप पनीर या कोई एक बास्केट ऑफ गुड्स जो आप 1 रुपये में पहले परचेज कर पाते थे, ठीक है, अब वो आप कितना परचेज कर पा रहे हो, सिर्फ परचेज कर पा रहे हो 0.33। तो जो वैल्यू आप 1 रुपये में, ठीक है, जो वैल्यू आप पहले 0.33 में खरीद पाते थे उसको खरीदने के लिए अब आपको क्या करना पड़ रहा है, वो आपको यूज़ करना पड़ रहा है 1 रुपये। ये
सिचुएशन हो गई है, राइट। आई एम रिपीटिंग कि आपको 33 पैसा परचेज करने में 30 मतलब कुछ भी जो आप 33 पैसा में परचेज कर पाते थे किस में 2012 में, अभी उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मुझे 1 रुपी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ रहा है, 1 रुपी। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे अब परचेजिंग पावर ही दे दी है, मुझसे पूछा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा वो बताओ, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर इन बेस ईयर वो ऑलवेज 100 होता है। परचेजिंग पावर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो जो मैंने निकाला है वो कब का मैंने निकाला है, 2018 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा फिर, ठीक है, 200 हो जाएगा। तो न्यू करेंट ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको एस्टिमेट करना, तो आप ये भी क्या कर सकते हो, इजीली एस्टिमेट कर सकते हो, राइट। तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थियोरी जो है थोड़ी हम जो है क्लास में डिस्कस करेंगे, बट प्रैक्टिकल के लिए आप मेजरली इस वीडियो को कंसिडर करो और उसके बाद बुक से क्वेश्चन करो। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट वी विल डिस्कस इन दी क्लास। थैंक यू।